हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अपग्रेड स्टडी। मेरा नाम रजत मिश्रा है और आज हमारा टॉपिक जो है वो है बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध जो 1764 में लड़ा गया था। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आपको इसके पहले की वीडियो देखनी पड़ेगी जो है बैटल ऑफ प्लाजी के ऊपर, क्योंकि ये जो बैटल है बैटल ऑफ प्लाजी से डायरेक्टली लिंक्ड है। क्योंकि जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको इस वीडियो के बहुत से इवेंट समझ में नहीं आने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको वो वीडियो देखनी होगी, उसकी जो लिंक है वो मैं आपको दे दूँगा। तो उसके बाद, उससे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो पर आएँ। तो सबसे पहले जो हमने बैटल ऑफ प्लाजी डिस्कस की थी, अब हम उसके रिजल्ट्स के बारे में देखते हैं कि उसके जो रिजल्ट्स थे वो क्या थे। जो उसके रिजल्ट जो थे वो ये थे कि सिराजुद्दौला को हराने के बाद, जिसमें सिराजुद्दौला को हराने में अंग्रेज़ों की मदद की थी मीर जाफ़र ने, तो मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब बना दिया था। जो अगला नवाब था वो मीर जाफ़र बन गया था, जो पूरी तरीके से कठपुतली था कंपनी की। जो कंपनी कहती थी वो वही कुछ करता था, उसका अपना कोई वजूद नहीं था। और उसके जो शासनकाल था उसमें जो बंगाल की जो स्थिति थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी, बहुत ज़्यादा वर्स थी। उसके टाइम पे करप्शन बहुत ज़्यादा हाई था, बहुत ज़्यादा करप्शन था। खुले रूप से जो रिश्वत थी वो ली जा रही थी, और जो ट्रेड था और जो एग्रीकल्चर था प्रोविंस का वो संघर्ष कर रहा था, और जो लोगों की कंडीशन थी वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो सब भूखमरी से मर रहे थे। उसके बावजूद भी जो उसने रॉबर्ट क्लाइव और उसके साथियों को बहुत सा धन दिया, जो लगभग था 17,50,000 रुपये के करीब उसने उसे बंगाल के कोष से धन दिया था। इसके साथ ही साथ सार्वजनिक रूप से जो उसने दिया था, जो खुले तौर पर घोषणा करके दिया था, वो था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की, ड्यूटी फ्री ट्रेड, टैक्स फ्री ट्रेड करने की उन्हें अनुमति दे दी थी कंपनी को इसने। इसके साथ साथ कंपनी को कलकत्ता के पास के जो 24 परगने थे उनकी ज़मींदारी भी दी गई थी। इसके साथ हम और भी चीज़ है एक, कि उसे कुछ अपने जो शासक थे उसके जो कुछ सहयोगी अधिकारी जो थे, उसके सहयोगी अधिकारी, वो उसके विश्वास पात्र नहीं रह गए थे, वो उसके प्रति वफादारी नहीं कर रहे थे, तो उसे उन पर शक था। जैसे कि उनमें एक नाम था राय दुर्लभ। राय दुर्लभ जो था वो उसका अधिकारी था, लेकिन वो उसके प्रति वफादार ना होकर कंपनी के प्रति था। तो वो उनके साथ मिलकर के इसके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता था। जब भी मीर जाफ़र उसे पकड़ना चाहता था तो कंपनी उसे सीधे तौर पर बचा लिया करती थी। इसके साथ ही साथ अब एक है बात अब, कि इसी बीच मीर जाफ़र का जो बेटा था मीरान, उसकी मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का क्वेश्चन हुआ, प्रश्न आया, तो इसे लेकर एक विवाद फिर पैदा हुआ। मीरान का बेटा और उसका मीर जाफ़र का दामाद मीर कासिम, इनके बीच संघर्ष हुआ। तो इस संघर्ष में आखिर में विजय मीर कासिम की हुई थी, क्योंकि उसने कलकत्ता के गवर्नर वांसीटाट के साथ में एक समझौता किया था, जिसके आधार पर उसने ये कहा था कि वो कंपनी को उसके मन मुताबिक पैसा देगा, लेकिन उसे उसके बदले में उसे बंगाल का नवाब बनाना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें और है कि धीरे धीरे मीर जाफ़र उनकी जो कंपनी की जो आवश्यकताएं थी, कंपनी को जो धन चाहिए था उसे पाने में, उसे वो उतनी मात्रा में नहीं दे पा रहा था जितना कि उन्हें चाहिए था। क्योंकि जो कंपनी थी वो लगातार चाहती थी कि बंगाल की कोस्ट से उन्हें धन मिले, क्योंकि जो फ्रांस के कर्नाटक बॉस भी चल रहे थे, और भी उन्हें जो कंपनी के अधिकारी थे उन्हें और ज़्यादा लाभ कमाने के लिए पैसा चाहिए होता था, तो वो लेते थे। और इसके साथ ही साथ जो कंपनी के जो अधिकारी थे वो अपना पर्सनल ट्रेड भी करते थे। इसके साथ इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो बंगाल की हालत बहुत बुरी थी, और मीर जाफ़र उनकी डिमांड्स को फुलफ़िल करने में पूरी तरीके से नाकामयाब रहा, क्योंकि बंगाल की कंडीशन ख़राब थी, कोस खाली हो चुके थे। तो जब ऐसे कोस जब खाली होंगे तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब हम नेक्स्ट आते हैं कि
मीर जाफ़र के बाद जो उसका दामाद मीर कासिम बना था, इसीलिए इसने ये वादा किया था कि हम आपको मीर जाफ़र जो आपको धन देने में असमर्थ है, हम आपको ज़्यादा पैसा देंगे, क्योंकि मीर जाफ़र के पास कोष नहीं है, हम आपको कोष इकट्ठा करके पैसा देंगे। तो अब मीर कासिम के बारे में जानते हैं कि 1760 में मीर जाफ़र को हटा दिया गया गद्दी से और मीर कासिम को उसकी जगह पर बैठाया गया, जो उसका दामाद था। मीर जाफ़र, जैसा कि ये लिखा हुआ है कि मीर जाफ़र पूरी तरीके से फेल हुआ था उसकी डिमांड्स को फुलफिल करने में कंपनी की। तो 27 सितंबर 1760 को कलकत्ता काउंसिल जो थी, कलकत्ता की काउंसिल, उसने मीर कासिम के साथ एक संधि साइन की, एक ट्रीटी साइन की, उस पर हस्ताक्षर किए और उसे नवाब बना दिया, जिसके बदले में ये ट्रीटी जो थी वांसेटार्ड के साथ में साइन की गई थी। इसी ट्रीटी के आधार पर उसने कहा था कि आप हमें नवाब बनाइए और हम आपकी फाइनेंशियल मदद करेंगे, आप जितना पैसा चाहेंगे हम आपको देंगे, लेकिन इसके पीछे शर्त ये है कि आपको हमें हमारा नवाब बनाना पड़ेगा। अच्छा, अब हम इसका रूलर के रूप में देखते हैं ये क्या भूमिका निभाता है। मीर कासिम जो है, जितने भी पूर्ववर्ती नवाब थे उनमें सबसे ज़्यादा योग्य था, सबसे ज़्यादा एलिजिबल था, क्योंकि वो एक अच्छा प्रशासक था, कूटनीतिज्ञ था और बंगाल के उत्थान में भी वो उत्थान चाहता था। वो चाहता था कि बंगाल की जो वर्स्ट कंडीशन है उसे बेटर कैसे किया जाए। तो सबसे पहले अच्छा उसने एक और चीज़ सोची थी, उसने ये सोचा था कि जो हमारी कंपनी जो है वो हमारी, उसको एक बार पैसा दे देंगे, उसके बाद हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम उसे ड्यूटी फ्री ट्रेड की अनुमति दे देंगे कि आप बिना करके व्यापार कीजिए, इसके बाद वो हमसे पैसे नहीं लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था, वो कंपनी फिर भी उनसे पैसे मांगती थी, पैसे चाहती थी, लेकिन उसका मानना ये था। तो इसके साथ ही साथ पैसे के अलावा वो नवाब के दरबार में हस्तक्षेप, षड्यंत्र भी रचते रहते थे। तो इसने ये सबसे पहले ये काम किया कि अपनी जो राजधानी थी, कैपिटल थी, उसे मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, ताकि वो अंग्रेजों की पहुंच से काफ़ी दूर रहे, ताकि वो किसी प्रकार से हस्तक्षेप ना उसके कार्यों में कर सकें। क्योंकि जो नवाब के जो दरबार में, नवाब के कोर्ट में जो अंग्रेज थे लगातार हस्तक्षेप करते थे, उसके निर्णयों में बाधाएं डालते थे। तो उसने बहुत सारे स्टेप्स लिए उन जमींदारों को दबाने में जो उसे नवाब के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन क्योंकि वो नवाब कहीं ना कहीं अंग्रेजों से समर्थन प्राप्त कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेज ये दिखाना चाहते थे कि आप तब तक ही नवाब हैं जब तक हम चाहते हैं। लेकिन जो मीर कासिम था वो कुछ और ही सोच रहा था, वो चाहता था कि वो बंगाल को बेटर करे, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से उसे वो बंगाल को मुक्त करे। तो एक रिजल्ट ये निकल के आता है कि वो अंग्रेजों की कठपुतली बन के रहना नहीं चाहता था। वो उसके बाद अब हम देखते हैं कि एक लैंडलॉर्ड जो था उसने मीर कासिम के आदेशों को नहीं माना, उसने उसे अपदस्थ भी कर दिया था, पद से उतार भी दिया था। तो ये इसे दिखाता है कि वो बार बार उन जमींदारों को भी दबा रहा था जो उसे नवाब के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों से जुड़े हुए थे। तो वो ये चाहता था कि हम इनके नियंत्रण से बिल्कुल मुक्त रहें, किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो। तो उसने अपने एक अधिकारी, जो अपने एक जमींदार था, जो एक पद पर था, नायब था, उसे हटा दिया। उसने बंगाल की फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने में भी बहुत ज़्यादा मदद की थी। उसने सबसे पहले काम किया, जितने भी भ्रष्ट अधिकारी थे उनको हटाया, उनको अपदस्थ किया, उन्हें हटाया। और कई प्रकार के जो टैक्सेस थे उनको उसने हटाया। जैसे उनमें से एक था खिजरी। ये टैक्सेस जरूरी नहीं थे लेकिन फिर भी लगे हुए थे, ये खिजरी भी इनमें से एक है, ये खिजरी भी इसने हटाया था। और उसने जो बचे टैक्सेस थे उनके रेट्स को बढ़ाया ताकि ज़्यादा रेवेन्यू आए और बंगाल का कोष भरे। क्योंकि ये सभी जानते हैं,
हमने पहले भी पढ़ा है कि बंगाल बहुत ज़्यादा धनाढ्य प्रोविंस था, उसके पास बहुत सारा पैसा था, उसकी एग्रीकल्चर के रूप में उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, जितने भी संसाधन थे, हर प्रकार से, हर संसाधनों में, एग्रीकल्चर से और पैसे के रूप में, धन से, वो पूरी तरीके से समृद्धशाली एक प्रोविंस था, प्रांत था। इसीलिए उसको बंगाल को जीतने के बाद ही अंग्रेज़ों को कर्नाटक वॉर्स को जीतने में बहुत ज़्यादा मदद मिली थी। तो कुल मिला के हम ये रिज़ल्ट पर पहुँचते हैं कि वो एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था मीर कासिम। वो मीर जाफ़र की तरह उनका कठपुतली बनना चाहता था। अब हम देखते हैं बैटल ऑफ बक्सर क्यों हुई। बैटल ऑफ बक्सर का एक कारण सबसे पहले ये था कि इसने ये नियम लागू कर दिया कि ये जो ड्यूटी फ्री ट्रेड की जो एडवांटेज है वो कंपनी को तो मिलेगी, लेकिन जो कंपनी के अधिकारी अपने पर्सनल व्यापार में प्रयोग कर रहे हैं वो नहीं मिलेगी। तो उसने इसीलिए उसने 1762 में मीर कासिम ने इंग्लिश जो अंग्रेज प्रतिनिधि था वांसी टार्ट, उसके साथ में एक संधि पर हस्ताक्षर किए और उसने उस संधि में यह तय किया, ये निश्चित किया कि कंपनी से 9% की चुंगी ली जाएगी। कंपनी से 9% की चुंगी ली जाएगी, लेकिन जो कलकत्ता की काउंसिल थी उसने ये नहीं माना। उसने कहा कि हम आपको कम चुंगी लेंगे, बजाय और व्यापारियों के, जो अन्य व्यापारी हैं उनसे कम चुंगी लेंगे, लेकिन हम आप मतलब टैक्स कम लेंगे, लेकिन लेंगे। तो 9% उसने चुंगी लगाई कंपनी के ऊपर मीर कासिम ने। तो उसके बाद जो काउंसिल थी उसने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, उसके डिसीजन को, कि आप 9% की चुंगी कंपनी के ट्रेड के ऊपर लगाएं। उसका कारण ये था, उनका मानना यह था कि हमने अपने लाभ के लिए ही आपको नवाब बनाया और आप हमारी ही जो एडवांटेज है उनको कम कर रहे हैं। तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। जब उसे पता चला कि इन लोगों ने उनके टैक्स को अस्वीकार कर दिया है, मानने से मना कर दिया है 9% की चुंगी के उसके निर्णय को, तो उसने एक बड़ा ही क्रांतिकारी निर्णय लिया और जो भारतीय व्यापारी थे उन्हें भी ये छूट दे दी कि आप भी कर मुक्त व्यापार करें। तो अब इनके ऊपर और भी ज़्यादा इन्हें अपमानित महसूस हुआ कंपनी को कि आप जो हमें एडवांटेज, जो प्रिविलेज अभी हम उठा रहे थे, वो सब अब इन लोगों को भी मिल रहा है। क्योंकि जो कंपनी के अधिकारी थे और जो कंपनी था उसका एकमात्र लक्ष्य, जो प्रारंभिक लक्ष्य था, व्यापार करना और अधिक से अधिक लाभ कमाना। तो लाभ तभी कमाया जा सकता है जब आप पे ऊपर कोई टैक्स ना हो, क्योंकि जब आप अपने जो एकाधिकार स्थापित कर लें, मोनोपोली स्टैब्लिश कर लें और जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो आपसे पीछे रहें। तो पीछे प्रतिद्वंदी तब रहते जब इन पर टैक्स ना लगता और जो भारतीय व्यापारी हैं उन पर टैक्स लगता। तो इसने उन्हें भी छूट दे दी। अब इसके बाद ये तो तय हो गया कि अब तो युद्ध पक्का है, क्योंकि अंग्रेज कोशिश करेंगे कि अब हम इन्हें हटाएंगे और किसी और को नवाब बनाएंगे। तो मीर कासिम जो था उसे इन्होंने 9 जुलाई 1763 को सबसे पहली बार वर्धमान के पास में हराया। इसके बाद में ये जो बैटल थी वो हार गया मीर कासिम। इसके बाद उन्होंने राजकमल एक जगह है उसके पास में सितंबर 1763 में मीर कासिम को हराया और इस जगह पे हारने के बाद वो पटना भागा। पटना से फिर वो अवध पहुंचा। अब यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर की पूरी तैयारी होगी, क्योंकि यहाँ पर पहुंचकर वो 2 लोगों से मिला, शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकेंड। जो शाह आलम सेकेंड जो था वो मुगल एम्परर था। 22 तो उसने जो मीर कासिम ने इनके साथ मिलकर के एक संघ का निर्माण किया, इनसे संधि की और इन्होंने मतलब एक संघ बनाया समझौता करके कि हम सब अंग्रेज़ों को हराएंगे, क्योंकि ये धीरे धीरे हमारे ऊपर भी कब्जा करेंगे। तो उन्होंने संघ बनाया और इसी संघ की अंग्रेज़ों के साथ 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में इनका युद्ध हुआ अंग्रेज़ों से। शुजाउद्दौला,
शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, इन तीनों ने मिलकर 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में युद्ध लड़ा अंग्रेजों से, और यही बैटल ऑफ बक्सर कहलाया। ये प्लासी की तरह कोई युद्ध नहीं था जिसमें किसी प्रकार की गद्दारी की गई थी। इसमें पूरी तरीके से अपनी सैन्य क्षमता, जो सैन्य क्षमता है वो दिखाई गई थी दोनों ही सेनाओं के द्वारा। ये जो इस बैटल में जो अंग्रेजों ने अपनी सैन्य कुशलता को दिखाया, और अपनी सैन्य कुशलता और सैन्य योग्यता के बलबूते पर ही इन्होंने इस युद्ध में विजय प्राप्त की। मीर कासिम जो था वो हारा, उसके साथ में उसकी जो संघ थी वो भी हारी। उसने जो संघ का निर्माण किया था वो संघ भी हार गई, अर्थात शुजाउद्दौला और शाह आलम भी हार गए। अब पहले तो मीर कासिम हार रहे थे, अब इन्हें विजय मिल गई अवध के नवाब पर भी और मुगल एम्परर पर भी विजय मिल गई। आप एक बात सोच सकते हैं कि मुगल एम्परर उस समय भारत का एक शासक था। बेशक अगर आप उसकी जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बारे में देखें वो दिल्ली के आसपास ही सिमट कर रह गई थी, लेकिन जो पुराना नाम था वो भी था कि ये भारत के सुल्तान, उन पर भी विजय मिल गई थी। तो इनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इस विजय को पाना। इस बैटल के बाद ही इनका बहुत ज़्यादा इनकी कंडीशन में सुधार हुआ। अब इसमें बैटल ऑफ बक्सर के रिजल्ट क्या क्या थे वो रिजल्ट अब हम देखेंगे। सबसे पहला रिजल्ट था कि कंपनी की स्थिति बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। पहले वो सिर्फ हस्तक्षेप कराती थी, लेकिन इस युद्ध के बाद वो एक प्रशासक की भूमिका में आ गई थी। अब वो प्रशासन करने लगी थी, लेकिन पूरी तरीके सामने से नहीं, पीछे से। सामने अभी भी नवाब था, एक नवाब बनाया था, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस युद्ध के बाद हम देखते हैं 1765 में इस युद्ध के बाद, असल में ये से युद्ध नहीं बल्कि छोटी सी झड़प कहना चाहिए। बैटल एक झड़प होती है, वॉर एक युद्ध है। तो इस झड़प के बाद, इस युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव जो था वो नवाब बना। हाँ, एक चीज़ मैंने पहले बताना भूल गया कि जो सेनापति था, ब्रिटिश सेनापति, वो एच मुनरो था। एच मुनरो ने इसमें अपनी जो सैन्य क्षमता थी वो दिखाई थी। रॉबर्ट क्लाइव फिर बंगाल का नवाब बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव की कूटनीति, उसकी योग्यता, उस सबको हम बहुत अच्छी तरीके से पहले ही देख चुके थे कि वो कितना ज़्यादा योग्य था। बैटल ऑफ प्लासी में किस तरीके से उसने अपनी कूटनीतिज्ञता को दिखाते हुए शुजाउद्दौला को जीता था, बंगाल पर अधिकार किया था। तो इसीलिए इसे पुनः बंगाल का नवाब, बंगाल का गवर्नर बनाया गया, और उसने एक समझौते की रूपरेखा तैयार की, जो उसे इस युद्ध के बाद जो समझौते करने थे नवाबों के साथ में, उसकी रूपरेखा तैयार की। जो अवध के और बंगाल के नवाब थे और जो शाह आलम द्वितीय थे मुगल एम्परर, उससे उन्हें जो समझौते करने थे उसकी रूपरेखा तैयार की। तो इसने इस रूपरेखा में सबसे पहला काम ये किया कि दीवानी अधिकार ले लिया बंगाल, बिहार और उड़ीसा का मुगल एम्परर से शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय से दीवानी अधिकार ले लिया बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। और इसके बाद आगे जो उसने, हम एक और संधि, एक और टॉपिक है जो इसके बाद आगे डिस्कस करा जाएगा, वो होगा इलाहाबाद की संधि। वो संधि इसने की थी अवध में, अवध के शासक से की थी, अवध के नवाब शुजाउद्दौला से की थी। तो इसमें हमें इसका एक रिजल्ट के रूप में ही है इलाहाबाद की संधि, उसे भी देख सकते हैं। वो हम आगे उसे थोड़ा सा हम डिस्कस कर देंगे। वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, उसमें कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा टॉपिक है, उसे डिस्कस करना पड़ेगा। उस पर एक छोटी सी मैं वीडियो बना दूंगा उसके बाद में। इसमें एक, जब ये लौट के आया युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव, तब तक मीर जाफर मर चुका था, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसने क्या किया, उसके बेटे नजीमुद्दौला को, उसके बेटे नजीमुद्दौला को नवाब बना दिया और उससे संधि कर ली। और नजीमुद्दौला, जाहिर सी बात है, इतना सब कुछ देखने के बाद वो एक कठपुतली नवाब ही बना। इसके साथ में एक और इसका सबसे बड़ा
एक आउटकम था इस बैटल का, वो था द्वैध शासन, जो रॉबर्ट क्लाइव ने लाया था, द्वैध शासन। एक द्वैध शासन पर भी एक अलग वीडियो आएगी, वो भी हम आगे बनाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में उस पर ही डिस्कशन होगा हमारा। जो द्वैध शासन उसी से जुड़ी हुई है, फिर भी आप द्वैध शासन के बारे में थोड़ा सा जान लें कि द्वैध शासन में इन्होंने जो अधिकार थे पूरे प्रशासन के, कंपनी ने अपने हाथ में ले लिए थे, लेकिन सामने का चेहरा किसी और को रखा था, जो था नवाब बंगाल का। मतलब कि किसी और के कंधे पर ही रखकर ये बंदूक चला रहे थे। सामने तो नवाब था, पीछे इनकी सारी नीतियां थी। तो इन्होंने एक एडिशनल ऑफिसर नियुक्त किया था, नायब सूबेदार। जो नायब सूबेदार जो था, एक अलग एक एडिशनल ऑफिसर था, एक अतिरिक्त अधिकारी उन्होंने नियुक्त किया था, जिसका काम था निजामत करना। निजामत का मतलब पुलिस व्यवस्था बनाना। और इन्होंने पहले जो नवाब के बाद एक दूसरा अधिकारी होता था, वो था दीवान, जो राजस्व वसूल करता था। लेकिन इस युद्ध के बाद इन्होंने एक और पद का सृजन कराया, जो था निजामत के लिए नायब सूबेदार का। इसका काम था ये पुलिस प्रशासन संभाले। जो पहले राजा करता था, नवाब करता था, वो इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। पुलिस प्रशासन, सेना जो थी अब इनके पास आ गई थी, और नवाब के पास कोई सेना नहीं रह गई थी। अब सब सेना कंपनी के पास थी, अंग्रेजों के पास थी, क्योंकि ये नायब सूबेदार जो था, इसका काम पुलिस प्रशासन बनाए रखना था। तो ये दो अधिकारियों के माध्यम से वो प्रशासन संभालते थे। लेकिन अगर प्रशासन में कोई कमी होती थी तो इसके लिए जिम्मेदार बंगाल का नवाब होता था। तो एक तरीका है, यही है द्वैध शासन जो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इसका सब बक्सर में अगर हम आउटकम की बात करते हैं तो सबसे बड़ा आउटकम ये था कि जो हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि अब ये एक प्रशासनिक शक्ति हो गई थी। अब ये एक प्रशासनिक शक्ति हो गई थी, जो अब इसकी जो कंडीशन थी, प्लासी के युद्ध में ये प्रशासन नहीं संभाल रही थी, ये व्यापार कर रही थी। लेकिन अब ये प्रशासन भी संभालने लगी थी। इसके प्रशासन कैसे संभाला, ये आगे की वीडियो में होगा। तो हम पहले देखते हैं इस पर विजय प्राप्त करने में क्या कारण रहे भारत। क्योंकि इसके मेन एक और इसका आउटकम रहा है, इसका परिणाम रहा है, वो है कि इसने भारत के अन्य भागों के लिए अंग्रेजों का मार्ग प्रशस्त कर दिया। बंगाल में दोनों युद्धों में विजय का सबसे महत्वपूर्ण कारण था बंगाल की कमजोर राजनीति। यहाँ पर जो जमींदार थे वो सब नवाब के विरोध में थे। छोटे छोटे जो शासक थे उनके बीच में कॉरपोरेशन नहीं था, एक कहना चाहिए वो कोऑर्डिनेशन नहीं था। वो एक तरीके से तालमेल नहीं बना पा रहे थे कि किस तरीके से वो एकजुट रह के ये जो बाह्य शक्तियां हैं इनसे बच सकें, बल्कि ये लोग आपस में ही लड़ करके सत्ता हथियाने की कोशिश करने में लग गए। लेकिन ये सत्ता जो हथिया भी नहीं पाए, और उन्होंने अपनी जो व्यवस्था थी उसे तोड़वा लिया विदेशियों के द्वारा। ये जो इनकी जो राज्य थे वो सब इन्होंने गंवा दिए अंग्रेजों के द्वारा। तो जो इन्होंने कूटनीति रची, बंगाल की कमजोर राजनीतिक स्थिति को देखते हुए ही इन्होंने बंगाल के दोनों युद्धों को जीता। क्योंकि जो जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे, वो सभी नवाब के विरोध में होते थे। तो कहीं ना कहीं इसका विरोध ये होता था कि जब वो दूसरा नवाब बनाते थे इनके बाद में, तो कोई विद्रोह नहीं होता था, बल्कि अगले नवाब को कंपनी का ही एक प्रतिनिधि समझ के वो लोग एक्सेप्ट कर लेते थे। और जब भी वो कंपनी के खिलाफ होते था नवाब, तो फिर से वो नवाब के खिलाफ हो जाते थे वो जमींदार और लैंडलॉर्ड्स। यही है इस वीडियो में। और मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि ये वीडियो मैं बहुत समय बाद अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई सारी बुक्स में पढ़ने के बाद ही ये सारी चीज़ें आपके सामने लेकर के आया हूँ। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट अपने ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो एफ़र्ट कर रहा हूँ मुझे उसमें क्या कमी है, क्या अच्छाई है, ताकि मैं और ज़्यादा इंस्पायर हो सकूँ।
और इसकी जो बैटल ऑफ प्लासी की वीडियो है मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।